कोई ऐसा आप बता दीजिए जिसमें विकास क्या हो, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप तो लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बन के आ गए हैं। नहीं नहीं, देखिए विकास हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत विकास हुआ है। उसके बाद में आप देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान चला है। उसके बाद में घर घर बिजली पहुंच गई है, आवास योजना मिल रहा है। तो मोदी जी तो एकदम डंका पीट रहे हैं, विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए आप पहली बात तो आप मोदी जी का प्रवक्ता मत बनिए, बीजेपी का प्रवक्ता बन के लगता आया है यहाँ। आप चलिए अब बाहर। और जो स्वच्छ भारत अभियान का बात कर रहे हैं, ये तो बगल से ही गुजरा है, बहुत बड़ा नाली है, पूरा नाली में घुसा देंगे तो आप अंदर चले जाइएगा। बीजेपी जितना भी मजबूत अभी बिहार में हुए है, इससे पहले कभी मजबूत नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा देन अभी जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के ही वजह से आज बीजेपी इतना मजबूत हुई है। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैग तक। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल कोलकाता में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुनैद मलिक है। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैग तक पर। आप लोग का भी स्वागत है यहाँ वेस्ट बंगाल की धरती पे। आप लोग इतना आए यहाँ पास और इंटरव्यू लेने के लिए बहुत, और सब जितने भी व्यूअर है उसको सलाम, आदाब, नमस्कार। जुनैद जी, आपको तो मौजूदा हालात आपको मालूम होगा कि अभी इस वक्त राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उसके बाद आपको बता दें कि 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां विपक्ष मजबूत होने के चांस लगाए जा रहे थे कि विपक्ष मजबूत होगा, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि विपक्ष मजबूत होगा और 2024 में भाजपा से मुकाबला आखिर किससे होगा? देखिए, जहाँ तक भाजपा से मुकाबला की बात है तो भाजपा का मुकाबला होगा बेरोजगारों से होगा। जो भी मजबूर है, जो नॉर्मल इंसान है जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, वो लोग के द्वारा ही भाजपा का होगा। भाजपा का विपक्ष जो है वो आम जनता ही है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। और जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है और राहुल गांधी का है, तो राहुल गांधी के साथ नो डाउट अन्याय हुआ है। ये बहुत गलत बात है कि एक एमपी पार्लियामेंट के साथ इस तरह का हरकत होना बहुत गलत है। ये डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा चोट है, ये हमला है। इसमें एकजुट होना चाहिए सभी, जितने भी पार्टी है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर जाके नेशनल लेवल के पार्टी हो, सबको एकजुट होकर इसमें लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी का सवाल है। और यही चीज करना चाह रही थी बीजेपी, और आज ये कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टार्ट किए हैं, इसी तरह से सबको लेते चले जाएंगे और वो इनका जो मंशा है उसमें कामयाब वो होना चाह रहे हैं। हाँ, इनका पहला मंशा यही है कि किसी तरह से यहाँ का संविधान को बदला जाए और यहाँ का डेमोक्रेसी को ठेस पहुंचाया जाए। देखिए जुनैद जी, बड़ा सवाल ये भी हो रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता चले जाना, उसके बाद वो बताया जा रहा है कि विपक्ष और भी मजबूत होंगे और मजबूती तरीके से 2024 में, चूंकि जो अब तक कांग्रेस के साथ नहीं थे वो भी कांग्रेस चाहेगी उसे साथ लाने के लिए। ऐसा आप मानते हैं कि 2024 में और मजबूती मिलेगी सदस्य जाने के बाद? हाँ, नो डाउट होना भी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए था और सबको साथ आके फाइट करना चाहिए। ये फासिस्ट ताकतों के द्वारा जो भी काम हो रही है उसके के खिलाफ में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए था। जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं और जो भी संविधान को मानने वाले हैं, उनको सबको साथ आना चाहिए। अगर जो साथ नहीं आते हैं, समझ जाइए कि वो इंसान के अंदर में डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज नहीं है, उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो लोग साथ नहीं। यहाँ पर राहुल गांधी की बात नहीं है, यहाँ पर संविधान की बात है। और ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकता, आगे चल के सब MP MLA के साथ हो सकता है जो भी बीजेपी के खिलाफ आएंगे। और राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने सवाल पूछ रहा था और सवाल पूछने वाले एक ही पर्सन थे और उनको खटक रहा था बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने इस तरह का ये सोचा छोड़ के इस तरह का काम किया गया। अच्छा, एक सवाल और भी, अगर राहुल गांधी 2024 में चेहरा नहीं होते हैं, मान के चलिए अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर चेहरा नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा हो सकते हैं? देखिए, जहां तक चेहरा की बात है तो चेहरा कांग्रेस से ही बेटर होगा। कोई भी हो, कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी हो सकती है, बहुत अच्छा चेहरा हो सकती है। लेडीज हो, लेडीज फर्स्ट भी माना जाता है हमारे देश में, तो प्रियंका गांधी ही ज्यादा चॉइस होगा, बाकी कोई भी नहीं दिखता। अगर एक तरफ बात कर ले, बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश में दिखा है, देश में दिखेगा। उसके बाद में आपको पश्चिम बंगाल, जिस जगह भी हम हैं, जिस राज्य में, वहां से कहा जाता है कि ममता बनर्जी भी PM पद का चेहरा है। और एक तो और आपको बता दें कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं, हो सकता है आने वाला चुनाव में?
देखिए, इन लोगों का जहां तक सवाल है, ये लोग टोटल, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, इन लोग कहीं ना कहीं इन लोग आरएसएस से प्रभावित हैं। इन लोग कहीं ना कहीं से एक तरह से आरएसएस के द्वारा से ही चलते हैं। और इन लोगों के काम को आप देख लीजिए, पूरा पीछे से काम देखिए, एनआरसी हो, सीए हो, जितना भी काम हो, इन लोग को देख लीजिएगा आप कि इन लोग को चलाने वाले पीछे से आरएसएस वाले। लेकिन पहला एक बंदा था जो आरएसएस के खिलाफ बोलता था, खुल के बोलता था, वो राहुल गांधी था। और राहुल गांधी को इसलिए ज्यादा चांस मिल रहा था कि वही बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार का बात है, तो नीतीश कुमार हमको नहीं लगता कि वो पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जहां तक छवि है, कभी पलटी मार के वहां चले जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं। उनका कोई आस्था नहीं है किसी तरह का, किसी भी तरह का चीज, उनको कुर्सी से प्यार है, कहीं भी जा सकते हैं वो। तो अभी तो हमको ये लग रहा है कि जहां तक अभी भी बीजेपी जितना भी मजबूत अभी बिहार में हुए है, इससे पहले कभी मजबूत नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा देन अभी जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के ही वजह से आज बीजेपी इतना मजबूत हुई है। और हमको तो ये लगता है कि वो पलट के इसीलिए गए थे ताकि बीजेपी मजबूत हो और बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे बिहार में, इसलिए गया। और नीतीश कुमार का दूसरा मंशा ये है कि अगर आगे चल के हमको बीजेपी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये इनके मनसा यही, उनको कुर्सी से ही प्यार है, किसी चीज से प्यार नहीं। और भूल जाइए, कोई भी सोचता है कि नीतीश कुमार बनेंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये नीतीश कुमार का जो डोर है, जो डोर भाग संभाल रहे हैं, वो आरएसएस संभाल रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, इन लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कई हद तक जा सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा था, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि विपक्ष को एकजुट किया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही के समय में पता लग रहा था कि थर्ड फ्रंट बनेगा। लेकिन जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तब से अभी सब शांत है। तो आपको लगता है कि सब विपक्ष में आने को तैयार हो जाएंगे? ऐसा तो लग नहीं रहा कि चाहे तो ममता बनर्जी की पार्टी हो, वो विपक्ष में नहीं आ सकते, कांग्रेस के साथ कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के साथ वो गठबंधन नहीं कर सकते। या तो फिर आप अखिलेश यादव की बात कर ले, वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकते, अभी तक तैयार नहीं हुए। तो आपको इन सब परिस्थितियों में लगता है कि विपक्ष मजबूत है? देखिए, जहां तक सवाल अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, हर लोग को यही सोचना चाहिए कि आज डेमोक्रेसी पर खतरा है, आज कल तुम्हारे पास भी खतरा हो सकता है। तो अगर डेमोक्रेसी का इनको प्यार है, मोहब्बत है, इनको बाबा साहब से मोहब्बत है, तो जरूर इन लोग को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। थर्ड फ्रंट का तो कोई व्यू ही नहीं बन सकता, क्योंकि कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो कांग्रेस के लेवल का पार्टी हो कि कांग्रेस को साइड करके और तुम एक लार्ज पार्टी बनाकर कोई सरकार बना सकते हो। बहुत मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस चाह ले किसी को बनाना तो साथ मिलके किसी को बना सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। किसको बनाइएगा? केसीआर भी उस लायक नहीं है, आपके ममता भी उस लायक नहीं है, और नीतीश कुमार भी उस लायक नहीं है। आप पीछे का पहले देखिएगा इन लोग को कि क्या है। इन लोग कहीं पर भी स्टैंड ले नहीं पाते हैं, हमेशा स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है कि लोग बीजेपी के साथ हो सकता है या बीजेपी से अलग हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का तो पूरा एक है कि ये बीजेपी से अलग ही हमेशा रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट और आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप इतना भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, भाजपा मतलब कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ठीक है। लास्ट सवाल मेरा है कि क्या भाजपा आपके नजर में लगता है कि विकास किए हैं इन 10 सालों में? देखिए, जहां तक भाजपा की सवाल है, विकास तो छोड़िए, बहुत दूर दूर से नहीं दिखाई देते विकास इनमें। हाँ, विकास एक चीज में किया है, इन लोग ने लड़वाया है, लड़वाने में बहुत विकास किया है। हिंदू मुसलमान को लड़वाने में विकास किया है, दलित अगड़ा पिछड़ा को लड़वाने में बहुत विकास किया है। इन लोग ने बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने में बहुत विकास किया है। इन लोग ने आईटी सेक्टर जैसे इतने विशाल सेक्टर माने जाते थे इंडिया में, उसको बर्बाद करने में बहुत बड़ा विकास किया है। लेकिन अपोजिट साइड में विकास किया है इसने। हाँ, जहां तक इनको जीएसटी लाकर इस तरह से कमर तोड़ना बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जीएसटी लाकर इस तरह से कमर तोड़ा गया है। पूरे छोटा छोटा उद्योग बर्बाद हो गया है, जिसमें छोटा छोटा काम मिल जाता था, जॉब मिल जाता, आज वो भी नहीं मिल पा रहा। आज मिनिमम सैलरी आज पता है कितना? 8,000 रुपया मिनिमम सैलरी है। क्या होगा किसी के घर का? क्या हो सकता है? बता सकते हैं क्या विकास किया? कोई ऐसा आप बता दीजिए जिसमें विकास किया हो, आप ही बता दीजिए। आप तो लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बन के आ गए। नहीं, देखिए, विकास हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत विकास हुआ है। उसके बाद में आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान चला है। उसके बाद में घर घर बिजली पहुंच गई है, आवास योजना मिल रहा है।
तो मोदी जी तो एकदम डंका पीट रहे हैं, विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए आप पहली बात तो आप मोदी जी का प्रवक्ता मत बनिए, बीजेपी का प्रवक्ता बन के लगता आया है यहाँ। नहीं, आप चलिए अब बाहर, और जो स्वच्छ भारत अभियान का बात कर रहे हैं, जो बगल से ही गुजरा है, बहुत बड़ा नाली है, पूरा नाली में घुसा देंगे तो आप अंदर चले जाइएगा, ऐसा स्वच्छ भारत अभियान। कैसा बात करते हैं, अगर अच्छा काम करता तो जरूर दिल से कहते कि हाँ अच्छा काम किया। कोई ऐसा काम अगर दिल से बतिए, गैस सिलेंडर दे दिया, पता है कितना में मिल रहा है गैस सिलेंडर? 1300 रुपया। और हर महीना में लगता है 50 रुपए बढ़ाते हैं मोदी जी, लगता है पॉकेट खर्चा चाहिए उनको, ऐसा लगता है। नहीं समझे, गैस सिलेंडर मिलेगा तब तो गैस पहुंचाएंगे सबके घर। गैस अब वहाँ महंगा मिल रहा है, विदेशों में अब सब चीज का रेट बढ़ गया। देख रहे हैं इतनी कोरोना जैसी महामारी में मोदी जी ने इस तरीके से देश को संभाला है। अगर दूसरा प्रधानमंत्री रहता, अगर दूसरे का सरकार रहती तो समझ लीजिए अभी तक बिक चुके होते। अच्छा समझे। जहाँ तक विदेश, ये लोग बहुत लोग बोलते हैं, भक्त टाइप के लोग भी बताते हैं कि विदेश में ऐसे महंगाई ये है वो है। विदेश का मिनिमम जो वहाँ के कमाने वाले जो मिनिमम सैलरी पाते हैं वो 40,000 30,000 रुपए होते हैं, और उनसे आज कंपेरिजन कर रहे हैं 8,000 वाले को, और इंडिया में जो कमाते हैं वो 8,000 रुपए कमाते हैं। कैसे आप कंपेरिजन कर रहे हैं? वहाँ महंगाई है, वहाँ महंगाई है तो वहाँ आपका सैलरी भी तो 40,000 50,000 रुपया है, और आपका महंगाई आपका 6,000 रुपया सैलरी, पहले 12,000 कमा लेता था, अभी 6,000 8,000 रुपया मिनिमम सैलरी हो गया। कैसे कीजिएगा बताइए, कहाँ से लाइएगा? रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है, आप तो रोजगार को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिए हैं, पता ही नहीं है क्या करेगा। तो आपका सीधा है कि 24 में नहीं आवेंगे मोदी जी? देखिए 24 में आए नहीं आए ये तो जनता का फैसला है, जनता तय करेंगे कि किसके साथ आना चाहिए। आपका क्या है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए वो इंसान, इसलिए नहीं आना चाहिए कि जो इंसान ने पूरे बेरोजगार, पूरे नौजवानों को बेरोजगार, जो नौजवान भविष्य बन सकता है, जो नौजवान इस देश का फ्यूचर है, उसी को आज बर्बाद कर दिए आप, और वो इंसान फिर प्रधानमंत्री के लायक बन सकता है? कैसे हो सकता है ये? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। दोस्तों अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।